Assalamualaikum dear students, your chemistry teacher Iram. Today we will study about organic chemistry. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 500 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं, सिंपली कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की गई। तो उसमें जब साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया तो उनकी 2 मेजर कैटेगरीज बनाई, जिसमें आपके पास फर्स्ट वन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सेकंड वन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब जो 500 मिलियन ईयर्स अगो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट था, वो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 500 million years ago concept, organic compounds are the compounds which are obtained from living organisms, that is plants and animals. अब 500 million years ago का जो सेकेंड कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। अब जो 2 कॉन्सेप्ट्स जो थे उसको उसने नेम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स के? फर्स्ट ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होते हैं, एंड सेकंड आपके पास ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब इस थ्योरी को उसने, इन 2 कॉन्सेप्ट को उसने एक थ्योरी का नेम दिया, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अगर आप इसका वाइटल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो जॉन जैकब बर्जीलियस ने दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन थी, सेकेंड जो कैटेगरी थी कंपाउंड्स की 500 मिलियन ईयर्स अगो जिसमें कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था, वो आपके पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन है वो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। वी कैन से दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसा कि हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनमें ओरिजिन जो था वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो इनका जो ओरिजिन है वो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने वाइटल फोर्स थ्योरी का ब्रीफ इंट्रो भी दे दिया। इसमें आपने ये बताना कि 500 मिलियन ईयर्स अगो जो कॉन्सेप्ट था उसको रॉन्ग प्रूव किया गया बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर। कैसे? अब जो 500 मिलियन ईयर्स अगो कॉन्सेप्ट था उसमें आपने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, but this concept was proved wrong by a German chemist Friedrich Wöhler when he prepared an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide। तो अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको फ्रेडरिक वुलर ने हीट किया और इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ऑब्टेन किया। तो जब उसने ये कंपाउंड ऑब्टेन किया तो इस बात को प्रूव कर दिया कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन से दैट वाइटल फोर्स थ्योरी इज प्रूव्ड रॉन्ग बाय अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर by preparing an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanide by heating it. Okay, the next one is the फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें आप बताएंगे कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कंपोजिशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि जो उनमें सबसे मेन जो एलिमेंट होता है वो कार्बन है। आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन में कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है। बाकी डिफरेंट हेटेरो एटम्स भी आ सकते हैं समटाइम्स, जैसे आप प्रोटीन्स में देखते हैं
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के एटम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन ही उनकी कॉम्पोजिशन का रिस्पॉन्सिबल है। उसमें जो नेक्स्ट फीचर है, आपने ये बताना है कि कार्बन एटम की एक एबिलिटी होती है कैटिनेशन की, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इथेन आप देख लें, इथेन में एक कार्बन एटम सेकंड कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसी तरह ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं, पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स कनेक्टेड हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कार्बन कैन मेक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन एटम्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। सिंगल एटम्स में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड होते हैं, डबल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, ट्रिपल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो इस तरह वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन आयोनिक है नेचर में। अब उसमें आप ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जितने भी बॉन्ड्स बने हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वो शेयरिंग से अपना जो बॉन्ड होता है वो बनाते हैं, ठीक है। उनमें आयनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट ही नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉन आयनिक क्यों है, क्योंकि अगर उनमें आप देखें कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल है तो वो नेचर में क्या होते हैं, नॉन पोलर, नॉन आयोनिक होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ आपके पास जो है उनमें जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू ईच अदर but they differ only due to CH2 group। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रोपेन में देख लें कि 1 CH2 ग्रुप होगा, ब्यूटेन में उससे प्रोपेन से एक CH2 ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा, पेंटेन में ब्यूटेन से एक CH2 ग्रुप इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास सारे कंपाउंड्स एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आप बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल आप स्टार्च का स्ट्रक्चर देख लेते हैं C6H10O5N, जहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है विच कैन वेरी फ्रॉम 1 to thousands। तो आपके पास जब कार्बन का नंबर ज़्यादा होंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। एज ऑल ऑफ यू नोज दैट isomers are the compounds that have same molecular formula but different structural formula। For example, इसमें हम एक एग्जाम्पल से एलाबोरेट करते हैं। जैसे आपके पास A और B2 स्ट्रक्चर्स गिवन है। अब A में अगर आप देखें तो मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें आपके पास डायमिथाइल ईथर है, ठीक है। एंड सेकंड में अगर आप B में देखें तो इथेनॉल है। अब आपने करना क्या है कि मोलेकुलर फॉर्मूला में आप देखते हैं ना आपके पास कंपाउंड्स में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें कैलकुलेट करें तो आपके पास कार्बन कितने हैं, C2H6 एंड O। इसमें कैलकुलेट करें आपके पास C2H6 एंड O। So you can say that both compounds have same molecular formula but they have different structure. One is the ether and the other is alcohol. So you can say that both compounds are showing the phenomena of isomerism. Isomerism में आप just ये देखते हैं कि compounds का molecular formula same होता है but उनका structural formula जो है वो different होता है। नेक्स्ट में सोलबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है नेचर में। ये नॉन पोलर नेचर आप ऐसे एलाबोरेट करते हैं कि उनमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें कार्बन और हाइड्रोजन में तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो वो ऑलमोस्ट वो होते हैं नॉन पोलर नेचर के, ठीक है। तो आपको पता है एक रूल लाइक डिजॉल्व लाइक,
तो नॉन पोलर कंपाउंड्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बट इन एक्सेप्शनल केस व्हेन यू स्टडी अबाउट द अल्कोहल, then you can say that alcohol contain the hydroxy group, and when alcohol is dissolved in water, alcohol gets soluble in water due to the polar sides present in alcohol. आपने ये बताना कि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। उसमें आपके पास बेंजीन है, ईथर है, और वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट्स। बट आप यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस स्टडी करते हैं कि अगर आप अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें तो अल्कोहल में उस अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है। अब जो OH ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस बना के सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि इन केस ऑफ अल्कोहल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पोलर साइड्स दैट इज OH group, and the hydrogen of alcohol forms hydrogen bond with oxygen of water, so hydrogen bonding forces develop. Due to this phenomena, alcohols are soluble in water. Last one, we talk about the rate of reactions of organic compound. The rate of reactions of organic compounds are slow because they are of molecular or covalent nature, and organic compounds are also large, so there would be लेस स्टेबल, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शंस आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्लो होते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं और स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द पोलर कंपाउंड्स, मतलब दूसरों से आप कंपेयर करें। सो दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर। थैंक यू।